Assalamualaikum everyone, I am Sumal Shehzad. Today's topic is systems of checks and balance. ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है और इसकी बुनियाद इन्होंने ही डाली थी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया था तो उन्होंने मोंटेस्क्यू की, एरिस्टोटल की और ब्लैकस्टोन की फिलॉसफी को यूज़ किया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट मोंटेस्क्यू ने, एरिस्टोटल ने और ब्लैकस्टोन ने दिया था, अगर हम उसकी रूह से देखें तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर एक तो इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर ये पॉसिबल हो भी जाए तो ऑर्गन्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की कोशिश करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी का कोई भी एक तरह से क्राइटेरिया नहीं रह जाएगा और वो डेस्पॉट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को जो है इनकाउंटर करने के लिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। तो हम डिटेल में देखते हैं क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का काम लॉज बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम उनको इम्प्लीमेंट करना है और जुडिशरी का काम डिसीजन मेकिंग करना और पनिशमेंट देना उन लोगों को जो उस लॉ पे जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहे। तो ये काम इतना सिंपल नहीं लगता है, लेकिन है नहीं, ठीक है? तो अब जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं, जो मसले मसाइल आते हैं, तो उसको हल करने के लिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को इंट्रोड्यूस करवाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले तो आप देखें एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूशन करना, प्लान्स की, पॉलिसीज की, जो भी लेजिस्लेचर बना रहा है, ठीक है? तो ये कमांडर इन चीफ भी होता है मिलिट्री फोर्सेस का। मतलब अगर ट्रूप्स को कहीं भेजना है या कहीं से बुलाना है तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन कांग्रेस अप्रोप्रिएट फंड्स प्रोवाइड करता है मिलिट्री को, ठीक है? अगर कांग्रेस ही फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा वॉर के लिए तो प्रेसिडेंट अपने जेब से तो पैसे नहीं देगा ना। तो जंग कैसे लड़ी जाएगी? पैसों के बगैर तो जंग नहीं लड़ी जाती। असला चाहिए, फिर रहन सहन के लिए पैसे चाहिए, वहाँ डिप्लॉयमेंट के लिए, भेजने के लिए, वापस बुलाने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए और पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? कांग्रेस। फिर दूसरी चीज़ ये कि वॉर भी तो कांग्रेस ने ही डिक्लेयर करनी है। अगर कांग्रेस वॉर डिक्लेयर ही नहीं कर रही और वो किसी कंट्री के साथ पीस में है, तो आप कैसे उसके साथ लड़ सकते हो? आप कैसे वहाँ ट्रूप्स उतार सकते हो? तो ये भी एक मसला है, ठीक है? तो दोनों ऑर्गन्स को, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ेगा, तो ही स्टेट का काम होगा। फिर सेनेट एक और काम करती है, वॉर डिक्लेयर करती है, पीस ट्रीटीज भी। अगर कोई प्रेसिडेंट किसी कंट्री के साथ जो है वो निगोशिएट कर रहा है, तो जब तक सेनेट रेटिफाई नहीं करेगी 2/3 मेजोरिटी से, तब तक पीस ट्रीटीज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कांग्रेस के पास क्या पावर है कि एग्जीक्यूटिव ने जो भी एक्शंस लेने होते हैं, जो भी पॉलिसीज बनानी होती हैं, एग्जीक्यूटिव ने जो भी काम करना है, उसके लिए पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? जो है हमारे पास लेजिस्लेचर। अगर कांग्रेस पैसा नहीं दे रही बजट में, वो इन चीज़ों को इतनी अहमियत दे ही नहीं रही, ठीक है, तो फिर एग्जीक्यूटिव कोई काम नहीं कर सकता। तो एग्जीक्यूटिव की एक्शंस जो है वो एक तरह से कांग्रेस कंट्रोल कर रही है बाय कंट्रोलिंग मनी, ठीक है, फंड्स। तो ये कांग्रेस का काम है। फिर प्रेसिडेंट जो है उसने हायर ऑफिशियल्स को, फेडरल हायर ऑफिशियल्स को, सबको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करना होता है, ठीक है? प्रेसिडेंट तो नॉमिनेट कर देता है अपनी मर्जी से, लेकिन सेनेट उनको कंफर्म करती है नॉमिनेशंस को। यूजुअली सेनेट कंफर्म कर देती है, सेनेटोरियल कर्टेसी है। लेकिन अगर कभी ना भी करे, ठीक है, ना भी करे, तो क्या होता है? प्रेसिडेंट को कोई और बंदा नॉमिनेट करना पड़ता है फिर उसके लिए, ठीक है? प्रेसिडेंट ने अपनी कैबिनेट चुननी होती है, मिलिट्री ऑफिशियल्स और क्या नाम है उसका, जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो सेनेट इनको प्रूव करती है तो ये ऑफिस में आते हैं। अगर सेनेट इनको प्रूव नहीं करेगी तो इनमें से कोई भी अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं रिसीव कर सकता। फिर क्या है? जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसके अंदर अपने ही कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है। यू ऑल नो के 2 हाउसेज हैं, एक हाउस का दूसरे हाउस के ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट है, ठीक है? दोनों हाउसेज मिल के लॉ बनाते हैं। एक हाउस अगर पास करते दूसरा पास ना करे तो भी वो लॉ नहीं बनेगा, ठीक है? अगर एक हाउस ने किसी बिल में कोई भी चेंजिंग्स कर दी है तो उसे पहले हाउस के पास भेजना पड़ेगा उन चेंजिंग्स को रेटिफाई करवाने के लिए, अदरवाइज वो लॉ नहीं बनेगा। फिर क्या है? प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर, सॉरी, लेजिस्लेचर के ऊपर ये भी चेक है कि वो लेजिस्लेचर से आए हुए किसी भी लॉ को, किसी भी बिल को वीटो कर सकता है, ठीक है? कांग्रेस ने अपनी तरफ से दोनों हाउसेज ने बिल पास कर दिया, जब प्रेसिडेंट के पास भेजा सिग्नेचर के लिए तो प्रेसिडेंट ने वीटो कर दिया, ठीक है? प्रेसिडेंट के पास ही पावर है। बट अगर कांग्रेस को लगता है कि बिल बहुत ज़्यादा अहम है और उसको ज़रूरी है पास होना,
तो अब कांग्रेस क्या करेगी कि 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को दोबारा पास कराएगी दोनों हाउसेज में। सेनेट भी 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी और हाउस ऑफ कॉमन्स भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा। तो क्या होगा, अब वो बिल जिसको वीटो कर दिया था वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और प्रेसिडेंट उसको दोबारा वीटो नहीं कर सकता, उस पर सिग्नेचर करना ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल लेजिस्लेचर के ऊपर क्या चेक है। लेजिस्लेचर जो भी लॉ बना रहा है और प्रेसिडेंट जो भी एक्शन ले रहा है, दोनों को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास जुडिशियल रिव्यू की एक पावर है। जो भी एक्शन ले रहा है, जो भी लॉ पास हो रहा है, वो जुडिशरी के पास रहेगा फॉर रिव्यू। अगर जुडिशरी को लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो उसे नल एंड वॉइड कर देगी और फिर इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो दोबारा नहीं लागू हो सकता। तो जुडिशरी जो है थोड़ी यहाँ पर पावरफुल है, तगड़ी है। फाइन। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट का क्या चेक है, जुडिशरी के ऊपर प्रेसिडेंट का क्या चेक है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जिसको भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाना चाहेगा वो बना सकता है, वो अपॉइंटमेंट करता है। तो आप समझते हैं कि फेडरल कोर्ट्स की जो भी डायरेक्शन है वो चूज करता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करनी है वो चूज करता है। बट सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ने एक दफ़ा अपॉइंट कर दिया तो वो उनको रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो जब तक रिटायर नहीं हो देंगे 60 साल तक, या फिर उनको कांग्रेस इम्पीच करेगी तो ही वो इम्पीच होंगे। सॉरी, 60 नहीं है, 70 साल की उम्र है, 70 साल रिटायरमेंट एज है इन जजेस की। ठीक है, और या फिर कांग्रेस उनको इम्पीच करेगी और इम्पीचमेंट का वही प्रोसीजर है जो कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है। देन क्या है हमारे पास कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर रही है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस कुछ भी अमेंडमेंट पास करी है और एब्रोगेशन करी है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है लेजिस्लेचर के डिसीजन को रिव्यू करेगी। अगर उसको लग रहा है कि ये अमेंडमेंट ज़रूरी नहीं है या इससे ह्यूमन राइट्स का कोई इशू स्टार्ट हो जाएगा तो उसे नल एंड वॉइड कर सकती है। अगेन ये जुडिशियल रिव्यू ही है। फिर कांग्रेस के पास क्या पावर है कि ये तो लोगों से आते हैं इलेक्ट होके, फाइन, तो ये सबसे क्लोजेस्ट ब्रांच समझी जाती है लोगों के लिए। तो ये जो है ना, प्रेसिडेंट और जुडिशियल ब्रांच के जो मेंबर्स हैं उनको इम्पीच कर सकती है। फाइन, एक काफ़ी अच्छा लंबा सा प्रोसीजर है। इंक्वायरी कमेटी बैठती है, वो कुछ रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है, फिर जो इंक्वायरी कमेटी के रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर वोटिंग होती है। फिर अगर किसी एक एलिगेशन, मतलब एलिगेशंस 3-4 हो गया कि किसी एक एलिगेशन पर 2/3 मेजोरिटी आ गई सेनेट से भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी, तो एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल ब्रांच के किसी भी मेंबर को इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स क्या है। हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है पेपर में कि जी सेपरेशन पावर का कंसेप्ट अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या है सेपरेशन ऑफ पावर में। तो सबसे पहले रूजवेल्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एग्जांपल है इसकी। रूजवेल्ट जो है ना, अमेरिका के सबसे ज़्यादा इलेक्ट होने वाले प्रेसिडेंट है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तगड़े वक्त, मतलब तगड़ा इन द सेंस के बहुत बुरे हालात में ना अमेरिका को सहारा दिया। ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, ग्रेट डस्ट बॉल स्टार्ट हो गया था, फेमाइन स्टार्ट हो गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, मतलब समझ लें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो जिसने मुल्क के लिए पैसा जमा करना होता है सब जीरो हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा जब ये इस ग्रेट डिप्रेशन से निकले तो जी वो शुरू हो गया, क्या है हमारे पास, वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो रूजवेल्ट जो है 4 दफ़ा इलेक्ट हुए, 5वीं दफ़ा भी इन्होंने अपनी जो है इलेक्शन में खड़े होने से मना कर दिया, अदरवाइज इन्होंने ही इलेक्ट होना था। लोग तो चाहते थे कि यही इलेक्ट हो, और आपको पता है कि ये इनको पोलियो था, ये खड़े नहीं हो सकते थे, और फिर भी ये इतनी ज़्यादा जो है जहनी तौर पे इन्होंने खुद को बीमार नहीं होने दिया, और इतनी बड़ी कंट्री के ये लीडर है और इतने साल तक इलेक्ट होते रहे। तो 37 के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं चेक्स एंड बैलेंसेस को जिसने हिट किया है, तो तब भी ये चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है ये मेंटेन रहा है। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सुप्रीम कोर्ट्स के अगेंस्ट भी जो है वो कुछ फैसले दिए, फिर भी मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम को नहीं हरा सके। दूसरी दफ़ा जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा ना, ठीक है, 36 में सेकेंड टाइम ये इलेक्शन में आए थे, तो जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा है ना, तो ये बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए थे। और जब बहुत बड़े मार्जिन से कोई बंदा जीत जाता है ना, तो फिर वो जो भी पॉलिसीज बनाता है तो उसको मेजोरिटी
की जो है एक तरह से सपोर्ट हासिल होती है। लेकिन तब भी एफडीआर ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे जिस पे जुडिशियल रिव्यू ने उनके सारे स्टेप्स को अंडू कर दिया। जैसे 35 से 36 के अरसे में क्या हुआ कि एक कंजर्वेटिव मेजोरिटी थी सुप्रीम कोर्ट की जो चाह रही थी कि जो यूएस है ना, यूएस की कांग्रेस है वो जो एक्शन ले रही है उसको स्ट्रक डाउन करते जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था इनके टाइम में, तो इन्होंने बहुत सारी न्यू मतलब कि ना एक्ट्स और अमेंडमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज वगैरह पेश करने की कोशिश की। कहीं पावर प्रोजेक्ट्स लगाने थे, कहीं सनतकारों को कहा कि भाई आप अपने जो इंडस्ट्री है ना वहाँ लेबर को रखें लेकिन उनको ज़्यादा पे करें, बैंकों का कम शराइत पे कम सूद पे कर्जे दें, ज़्यादा मुद्दत के कर्जे दें, इस तरह की बातें इन्होंने की। तो ये इन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई थी और सुप्रीम कोर्ट जो था ना उसको लग रहा था ये कैपिटलिज्म पे एक हिट है, ये सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरफ आप जा रहे हैं और जो है ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच को या गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह इन्होंने क्या किया, एफडीआर ने एक न्यू डील दी थी जिसमें सारे एक्ट्स थे। तो इनका एक एक्ट था नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो पास नहीं होने दे रही थी क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। फरवरी 1937 में जब रूजवेल्ट ने देखा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट तो मुझे कोई काम करने ही नहीं दे रहा, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरा काम निकल आए, सुप्रीम कोर्ट के बंदे मेरी राह में रुकावट ना बने। तो आपको पता 70 ईयर्स की एज है रिटायरमेंट की, तो कुछ लोग नहीं रिटायर हो रहे थे। तो इसने मतलब रूजवेल्ट ने कांग्रेस से कहा कि भाई मुझे इतनी पावर दे दी जाए कि मैं एडिशनल जजेस अपॉइंट कर सकूं हर उस जज के साथ जिसकी एज 70 ईयर्स है, वो रिटायर नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर ऐसा करता, कांग्रेस अलाउ कर देता रूजवेल्ट को कि वो अपॉइंट कर ले, तो जजेस की जो अब तादाद 9 है ना वो 15 हो जानी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना उनकी तादाद 9 है, वो 15 हो जानी थी, एक्सपेंड हो गया। अब जब उसके ख्यालात के वो लोग एंटर करते सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होता कि रूजवेल्ट जो भी एक्शन लेना चाह रहे थे तो इन इनको मुखालफत कम फेस करनी पड़ती, इनके लोग आते ना सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कांग्रेस ने इसको अप्रूव किया ही नहीं। फाइन, अब ये जो रूजवेल्ट का जो प्रपोजल था ना, इससे तीनों ब्रांचेस जो गवर्नमेंट की थी उनमें एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई। बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए और काफ़ी कुछ मसले मसाइल शुरू हो गए। और आखिर में एक जज थे चार्ल्स एवन ह्यूजेस, उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल लेटर लिखा था सेनेट को कि ये प्रपोजल ना अडॉप्ट करें, इससे बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो जाएंगे। और फिर एक जज ने रिज़ाइन भी कर दिया ताकि एफडीआर जो है वो कोई और जज जो है वो अपॉइंट कर लें उनकी जगह पे, ताकि जो कोर्ट का बैलेंस है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है तब भी एक बहुत बड़े मसले से आराम से निकल आया था, वो ख़राब नहीं हुआ। मतलब आप समझ लें कि प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पे जुडिशरी पे नहीं हुआ, जो रूजवेल्ट चाह रहे थे कि मेरा इन्फ्लुएंस आ जाए और मेरी मर्जी ही चले सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर एक ये बहुत अहम चीज़ है वॉर पावर एक्ट एंड प्रेसिडेंशियल वीटो। ये वॉर पावर एक्ट जो है ना ये 1973 में पास किया था कांग्रेस ने। इससे पहले भी उन्होंने एक दफ़ा पास करने की कोशिश की तो रिचर्ड निक्सन ने इसको वीटो कर दिया था। तो 7 नवंबर को कांग्रेस ने 2/3 मेजोरिटी से अगेन पास किया दोनों हाउसेस ने और ओवरराइड कर दिया निक्सन के वीटो को। ठीक है, निक्सन कहता था ये वॉर पावर जो एक्ट है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेंजरस है, क्योंकि समटाइम्स प्रेसिडेंट को कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी उनमें स्टेप उठाना पड़ता है। अब हम कांग्रेस के सामने पेश करेंगे अपना मसला, फिर बताएगी कांग्रेस के ट्रूप्स भेजने या नहीं भेजने बुलाने, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। तो ये एक खतरा है, निक्सन को लगता था। ठीक है, और कमांडर इन चीफ होने की हैसियत से ये ड्यूटीज़ जो प्रेसिडेंट की हैं उनके लिए जो है ना एक मसला है ये वॉर पावर एक्ट। वॉर पावर एक्ट कब बनाया था, ये कोरियन वॉर शुरू हुई थी और वियतनाम वॉर चल रही थी। ठीक है, उस दौरान जो है ये वॉर पावर एक्ट आया था। अब इसने क्या कहा वॉर पावर एक्ट ने कि प्रेसिडेंट अपना जो ट्रूप्स हैं अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय करने से पहले कांग्रेस से इजाज़त ले, उसको अपने समझ लें कि कॉन्फिडेंस मिले, उसके बाद ट्रूप्स को भेजे। अगर कांग्रेस
ऑथराइज नहीं करती तो 60 दिन के अंदर अंदर वॉर डिक्लेरेशन के 60 दिन के अंदर अंदर जो है मिलिट्री को बुलाए, सोल्जर्स को वापस बुलाए और घर भेजे उनको। ठीक है, तो आप जो है मतलब कांग्रेस की एक एंट्री लाजमी होगी अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना तो। फिर वॉर पावर एक्ट से और क्या हुआ कि लेजिस्लेचर ने जो व्हाइट हाउस अपनी एक्सरसाइज कर रहा था ना वॉर पावर को इतना ज्यादा एक्सेसिवली, उस पर एक चेक रखा। क्योंकि आप देखिए कि उस दौरान में ना कोल्ड वॉर चल रही थी और यूएसए रशिया के साथ हर मुहाज पे लड़ा था, कोरिया में, कंबोडिया में, वियतनाम में और पता नहीं कहाँ कहाँ। जैसे हैरिस ट्रूमैन ने कोरियन वॉर स्टार्ट कर दी, क्योंकि भाई वो तो पुलिस एक्शन लेना ही है ना, पुलिस है। कैनेडी ने क्यूबा में मसला स्टार्ट हो गया था, जॉनसन और निक्सन, ये सब वियतनाम वॉर में जो है कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इस सब को काउंटर करने के लिए लेजिस्लेचर को लगा कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए या हमारा इंटरफेरेंस बढ़ जाए। अच्छा, अब वॉर पावर एक्ट की जो कंट्रोवर्सी है ना, मतलब कि आपने कांग्रेस से पूछना है ट्रूप्स भेजने से पहले, वो इस वॉर पावर एक्ट के पास होने के बाद भी रही। जैसे कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन है, इन्होंने अपने जो पर्सनल्स हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, एल साल्वाडोर में डिप्लॉय कर दिए 1981 में, लेकिन कांग्रेस को ना ही कोई रिपोर्ट भेजी और ना ही कंसल्ट किया। ठीक है, फिर बिल क्लिंटन ने भी ये किया कि 60 दिन से ज़्यादा कोसोवो में बॉम्बिंग करते रहे हैं। ठीक है, 1999 में। और 2011 में बराक ओबामा ने क्या किया, मिलिट्री एक्शन ले लिया था लीबिया में, लेकिन इन तीनों ने कांग्रेस को कुछ भी नहीं बताया, ना ही पूछा। फिर 1995 में कांग्रेस ने कहा अच्छा बच्चों अब हम आपको बताते हैं, तो इन्होंने एक अमेंडमेंट पे वोट किया और काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स थे जो प्रेसिडेंट को इस तरह के एक्शंस लेने के लिए एक रियायत दे रहे थे, वो सब खत्म कर दिए गए। जिससे क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट की बढ़ती हुई पावर थी वो और कम हो गई, तो बैलेंस होगी तीनों ऑर्गन्स की पावर। फिर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब व्हाट इज द स्टेट ऑफ इमरजेंसी? सबसे पहले जो है ना स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी हैरिस ट्रूमैन ने 16 दिसंबर 1950 में कोरियन वॉर के दौरान। तब तक ना कांग्रेस ने नेशनल इमरजेंसी एक्ट पास नहीं किया था, और जब 1976 में नेशनल इमरजेंसी एक्ट पास हुआ ना, तो कांग्रेस के पास ये पावर आ गई कि प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करने से पहले इमरजेंसी कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मली कांग्रेस उनको परमिशन ग्रांट करेगी, उसके बाद ये डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी। तो वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, निक्सन का कोई मसला बड़ा था, स्पाइंग चार्जेस लगे थे निक्सन के ऊपर, तो पता लगा कि जी प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार हैं। तो फिर इन्होंने दोबारा क्या किया कि मतलब ये एक्ट पास किया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी एक्ट पास किया और प्रेसिडेंट की पावर को कम किया, काफ़ी सारी लिमिट्स लगा दी प्रेसिडेंट की पावर पे। जैसे क्या हुआ कि अगर स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो कांग्रेस से पूछना है, और अगर 1 साल हो गया इमरजेंसी को लगाए हुए तो आपने उसको कांग्रेस से अगेन पूछना है रिन्यू करने से पहले। ठीक है, 1 साल बाद आपको कांग्रेस का सेशन बुला के उससे पूछना पड़ेगा, उसके सामने सारे वो बातें रखनी पड़ेंगी, फिर वो रिन्यू होगा स्टेट ऑफ इमरजेंसी, वरना वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद से 16 नेशनल इमरजेंसीज लगाई हैं प्रेसिडेंट ने। ठीक है, प्रेसिडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट एराज में और डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की बिना पर, मिलिट्री से पब्लिक हेल्थ तक की रीजंस हो सकती हैं। अब ये क्या था कि अगर आपने प्रेसिडेंट को रोकना है इमरजेंसी लगाने से पहले, तो दोनों हाउसेस जो है गवर्नमेंट के वो वीटो करेंगे। ठीक है, वीटो के लिए वोट करेंगे, और अगर मतलब आप रोकना चाह रहे हो या तो वीटो कर देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाए आप ये मसला, तब आप प्रेसिडेंट को रोक सकते हो वीटो करने, सॉरी इमरजेंसी लगाने से। अच्छा, अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने 15 फरवरी 2019 को स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑब्टेन करना चाह रहे थे और फंडिंग ऑब्टेन करना चाह रहे थे ताकि मेक्सिको के साथ जो वॉल बनाना चाह रहे हो बॉर्डर वॉल वो बना सके। तो उन्होंने लिखा था कि जो करंट सिचुएशन है सदर्न बॉर्डर पे वो एक नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन क्राइसिस का मसला है, और जिससे मतलब कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है। ठीक है, और ये एक नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन है, तो
मुझे ये कंडीशन इमरजेंसी लगाने की इजाज़त दे दीजिए। तो ये क्या है, ये एक तरह से पावर बैलेंस हो गई दोनों तीनों ऑर्गन्स में, कोई भी एक तीसरे से ऊपर नहीं है, सब एक लेवल पे है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था कि चेक्स एंड बैलेंसेस का। ये मैंने एक वेबसाइट से उठाया सारा डाटा। मैं वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि अगर आप वहाँ से डिटेल में मज़ीद पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको उनके जवाब दे दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।